की सियासत में साल 2023 की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब 4.5 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, आ गए, हमने देख लिया। और जो मामलात हैं वो भी किस तरीके से अब चल रहे हैं और जिन पे गुफ्तगू हो रही है वो भी हमारे सामने है। क्या ये मुल्क इसी तरीके से इन्हीं सियासी मामलात और कानूनी मामलात के तहत चलता रहेगा या अब यहाँ हमें रुकना होगा और सब लोगों को इकट्ठे होकर कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी? आज के हम आवाज़ में अवाम के साथ साथ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करेंगे, बीट भी कानूनदान, सियासी लोग और फिर तजियाकार, कि वो क्या देख रहे हैं कि इस मुल्क को अगर हमें आगे चलाना है तो अब क्या करना है। हम आवाज़ में खुशामदीद। कुछ लोग हमारे साथ हैं, अवाम, शहरी, रहने वाले, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके सामने रखते हैं कि वो इस मामला को कैसे देख रहे हैं। अब इलेक्शन का मामला तो आगे बढ़ ही रहा है, अवाम क्या चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। पहले तो ये बताएं, कराची से ही ताल्लुक है या कहीं और? जी जी, कराची से। कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं? ये क्लिफ्टन में। क्लिफ्टन। सर, हालात वाक़यात सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर तो जब इलेक्शन होगा तो जब भी चेंज ओवर होगा, बट कानूनी तौर पर एक मेजर चेंज ओवर हो गया हुआ है। कैसा देख रहे हैं इन चीज़ों को और कहाँ आप समझते हैं कि खामियां हैं हमारे यहाँ? देखिए, जितने भी लोग हैं ना, जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए कि पूरे खित्ते में हम इकानमी में पीछे रह गए हैं। तो इलेक्शन हो या ना हो, ये गरीबों के मसाइल हल नहीं करेगा, आम आदमी के मसाइल हल नहीं करेगा। हमारे आम मसाइल ये हैं कि जो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा था या उसकी इनकम थी, वो बैठे बिठाए साल 2 साल में वो 30,000 रुपये पे पहुंच गई है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया है। तो हमें इलेक्शन से ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ पे कि हमारी इकोनॉमी रिस्टोर की जाए, फिर इलेक्शन भी होते रहेंगे, सारी ज़िंदगी होते रहेंगे। अच्छा, जो सियासी हमारी एलीट है वो काफ़ी इस पे वोकल है कि जी जितना जल्दी इलेक्शन हो तो उसके बाद चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। केयर टेकर सिस्टम जो है वो ये शायद चीज़ें नहीं कर सकते। देखिए, इसमें एक रीज़न है, जब आपकी एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है ना, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो आपके जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं या जो बाकी दुनिया आपको देखती है वो फिर इन स्टेबल गवर्नमेंट के बेस पे देखती है। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट होगी, वो कोई डिसीजन ले पाएगी, वो कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी करेगी, पूरा बैकअप जो है ना उसको मिलेगा, पूरा मतलब पूरी दुनिया जो है ना उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के पास जो है ना वो किसी भी बड़े डिसीजन के लिए कोई मेरे ख्याल में मॉरल ग्राउंड भी नहीं होता, ना कोई लीगल फ्रेमवर्क है। इस वजह से एक स्टेबल गवर्नमेंट ज़रूरी है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन जो है ना वो जितना जल्द से जल्द हो सकेंगे, स्टेबिलिटी उतनी जल्दी आए। ठीक है, पॉइंट टेकन। सर ने कहा मईशत, इलेक्शन। अब मुझे ये बताइए, जो सियासी हमारे यहाँ उतार चढ़ाव हो रहा है, जो सियासी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, नए आते हैं, आके जो मामला हुए और अब फिर से एक और जो है वो इससे कम पार्टी हमें दिखाई दे रही है, और भी शायद और भी इलेक्शन के जैसे जैसे होंगे। तो इन चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं कि सियासत खिदमत है, नाम होती है, या हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है? देखिए, इस वक्त जो सियासी लोगों के मसाइल हैं वो बिल्कुल अलग हैं, अवाम के मसाइल बिल्कुल अलग हैं। सियासी लोगों के मसाइल ये हैं जी, इलेक्शन हो, हमें इक़्तिदार मिले, जिसको जहाँ हिस्सा मिलता है उसको फ़ौरन मिले, उनको उस चीज़ की जल्दी है कि हम इक़्तिदार से फौरी बाहर ना रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि यही रोले, यही मसले ये इलेक्शन के बाद भी रहने हैं। पहले हमारे मसाइल को हल किया जाए। हमारे मसाइल का ये है कि मईशत को कुछ मुस्तहकम करें, एक कौमी सोच की ज़रूरत है कि कुछ अर्सा तक हम इलेक्शन को डिले करके और अपनी इकॉनमी को दुरुस्त सिमत में कर लें, फिर इलेक्शन भी कराते रहें। क्योंकि इलेक्शन पे होगा क्या, किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलनी है, और फिर यही रोना, फिर जुलूस, फिर जलसे, फिर हंगामे, फिर मुजाहरे, यही है। तो मुझे इलेक्शन में कोई वाज़ेह हल नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। सियासी मुनक़सिम है सोच और कोई एक पेज पे नहीं है। जब तक हम मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सियासी क़यादत है, अवाम है, वो एक पेज पे हो जाए तो मेरा ख्याल है फिर इलेक्शन। सियासी क़यादत, सियासी पार्टियां, आपको लगता है क्योंकि जो 16 महीने की हुकूमत में सब एक साथ बैठे, जो उससे कबल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करके और लड़ झगड़ के सियासत में इलेक्शन, आप एक चीज़ देख लें, नोट कर लें, इलेक्शन के कैंपेन जब स्टार्ट होंगे ये आपस में मुश्तो गिरेबान होंगे, इनका मसला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे बढ़ के अगर आपने वाकई कुछ करना है ना, ठीक है, तो जो मुल्क की एलीट क्लास है उन सबको बिठाए, उसको बिठा के एक जिस तरह से एक वो होता है ना कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बिठाएं, मतलब सबको मिलाएं, सबको मिलाएं, चाहे वो आपकी मिलिट्री एलीट है, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो आपके पॉलिटिशियन है, वो डिसाइड कर ले कि यार इस मुल्क को हमने किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, अगर ये डिसीजन आप ले पाएंगे कि स्टेबल चीज़ें होंगी, एक गवर्नमेंट सपोज आज पीपल पार्टी है, कल PMLN होगा और हम आपस में एक दूसरे के पाँव नहीं खींचेंगे, तो फिर तो चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। अदरवाइज ये मसले इसी तरह से नहीं है, चाहे वो मखलूत हुकूमत हो, चाहे वो एक पार्टी की हुकूमत हो,
इश्यूज रहेंगे। एज लॉन्ग एज आप आके एक टेबल पे बैठ के सब स्टेक होल्डर्स बैठे हैं और सब स्टेक होल्डर इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, स्टेक होल्डर सबको मिलना पड़ेगा, अदरवाइज वे आउट नहीं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और ये बड़ी अहम राय है कि मईशत ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम लोगों को एक पेज पे आना है, बैठना है, अपने लिए नहीं मुल्क के लिए, अवाम के लिए, और जिनसे वो वोट लेते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। यंगस्टर्स मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। हालात वाक़ियात सियासी तौर पर जो हैं इस वक्त मुल्क के, समझ में आ रहे हैं कि जो जमहूरियत की बात की जाती है वो सही मायनों में जमहूरियत है भी? जमहूरियत अवाम के लिए ही होती है? मेरे ख्याल से तो नहीं है बिल्कुल ऐसा भी कि जो डे बाय डे जो हमारे मुल्क के किसी उसका पता ही नहीं है कि द नेक्स्ट डे वी वेक अप, हर चीज़ बिल्कुल चेंज हुई हुई है। और जो मिडिल क्लास है वो अब मिडिल क्लास नहीं रहा, वो अब लोअर क्लास पे आ गया है। और मेरे ख्याल से तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इलेक्शंस की है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और जो हमारी आवाम जिस बंदे को चाहती है, जिस बंदे को सिलेक्ट करना चाहती है, कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, कि उसके बाद अगर आप किसी चीज़ का स्टेप भी उठाओ तो कुछ वो अभी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, कुछ पता ही नहीं, केयर टेकर सिस्टम है, स्टेबल है ही नहीं। जब कुछ स्टेबिलिटी आएगी तो उसके बाद और भी, उसके बाद ही जो कुछ होगा कि अगर कोई और कंट्री इंटरेस्टेड हो, कोई भी हो, कि सबसे पहले ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी होगी तो उसके बाद जो है ना। सर ये सियासी स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है या मुआशी स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है? मुआशी। तो पहले मईशत ठीक हो जी, फिर उसके बाद जो है ना बाकी। आपने पहले कहा इलेक्शन हो। इलेक्शन तो ज़रूरी है, इलेक्शन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता जब आपकी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। मईशत इसलिए बिकॉज अगर सब सुकून में होंगे तो तभी सियासत चलेगी ना, अगर सुकून में नहीं होंगे तो सियासत। बट ही सेइंग कि पहले इलेक्शन हो और लाइन और लेंथ क्लियर हो, तो उस लाइन और लेंथ के लिए इलेक्शन वो जो चाह रहे हैं वो होते ही नहीं है, जिसको बुलाना चाह रहे हैं वो आते ही नहीं है, उसको आप लोग बंद कर देते। अच्छा, आपकी क्या राय? नो कमेंट्स। क्यों? कोई भी राय नहीं है हमारी। क्यों राय? बस हम इन चीज़ों में है ही नहीं। जहाँ लोगों से हमने बात की, यंगस्टर से बात की, खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी शुक्रिया। मुल्क की हालात व वाक़यात सबके सामने इस वक्त हैं, क्या कमेंट करना चाहेंगी? कैसे इन मामलात को देख रही हैं? केयर टेकर सिस्टम है, इलेक्शन की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई चीज़ें क्लियर नहीं है। कभी कुछ हुआ है इस मुल्क में? हमेशा ऐसे ही जो चल रहा है वैसे ही अल्लाह के आसरे हमारा मुल्क चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ठीक है, बस अभी तो सब लोग भाग रहे हैं यहाँ से, मुल्क छोड़ के। आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, कोई उम्मीद है कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी? नहीं, जहाँ बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है। होपलेस है हम, पब्लिक होपलेस। कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का, कुछ कोई करना ही नहीं चाह रहा तो कैसे होगा? ठीक है सर, मुल्क की सियासी सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? और आपने मुख्तलिफ अदवार फॉर शोर देखे हैं? आई डिड, बहुत बुरी हालत है। बेहतर हो सकते सर? हाँ, अगर पाकिस्तान की परवाह की जाए तो बेहतर हो सकते हैं। और जो हमारी प्रेजेंट लॉर्ड है, दे हैव टू केयर अबाउट द कंट्री देन देमसेल्व्स, ऑल ऑफ देम। नवाज शरीफ ये सब वही रखते हैं कि हैं जो दूसरों को ब्लेम करते हैं। We have lived abroad all our life. Now we are seriously thinking to get out of here. के इतने हालात ख़राब कर दिए। You know, अब कुछ अमन हुआ है क्योंकि आर्मी ने हाथ रखा हुआ है सर पे, चीज़ें ठीक कर रही है, बट हालात आर नॉट गुड। एंड वी थिंक इज, सोचें आपको इकोनॉमिक डिजास्टर हो जाए तो पब्लिक का क्या होगा? दिस इज वेरी क्रूशियल टू बी केप्ट इन माइंड। जमहूरियत है सही मायनों में या सिर्फ? आई डोंट केयर अबाउट द जमहूरियत। किसी को खाना खिलाएगी ये बताइए इस वक्त? जमहूरियत इज सेकेंडरी नाउ, सेविंग द कंट्री इज प्राइमरी। That's what I look at it. That's my view. You want कि इलेक्शन हो जाए या पहले मईशत को ठीक कर लिया जाए? पहले मईशत को ठीक किया। इलेक्शन होंगे, एक और ट्रमाइल क्रिएट हो जाएगा, देख लीजिएगा, फिर लड़ेंगे ये आपस में। मेरा ये ख्याल है कि मईशत ठीक की जाए, then we talk about election. ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। मुख्तलिफ लोगों की राय हमने आपके सामने रखी। एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे सीनियर कानूनदान हैदर वहीद साहब से। इनको आपने सुना है, इनके तज्जियों को भी आप समझते हैं, और जिन हालात में हम इस वक्त गुजर रहे हैं, जो चेंज ओवर हुए हैं उनको ये कैसा देख रहे हैं और किस डायरेक्शन में अब
जो है ये मामला जा रहे हैं। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया है। सबसे पहले कानून जाहिर सी बात है एक अहम सतून है। अब जो चेंज ओवर हुआ और जो हम बराह रास्त मामला देख रहे हैं अदालत से, इन चीज़ों को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, एक तो ये जो चेंजेस आए हैं उसमें जो खुशाइन बात है वो ये है कि जो पहले एक बज़ाहिर जो है वो डिवीज़न नज़र आ रहा था कोर्ट में, वो अब कम से कम जो सामने आया है तो वो कानूनी राय में इख्तलाफ ज़्यादा अब नज़र आया। ये नहीं एटलीस्ट हमने देखा फुल कोर्ट बनने के बाद कि लोग के जजेस रिक्यूज़ कर रहे हैं और इख्तलाफी नोट्स में जो है वो कानून से हट के भी इख्तलाफ किया जा रहा है। तो एक वो जो इख्तलाफ और जो डिवीज़न नज़र आ रहा था बियॉन्ड द लॉ, वो अब कम से कम इख्तलाफ जो है वो एक कानूनी राय के हवाले से नज़र आया। जो इस सिस्टम के अंदर ऐसा मामला आता है जो हमें दो इदारे तसादुम का शिकार दिखाई देते हैं, तो वो वाली कैफियत तो हमें इन फ्यूचर नहीं दिखाई देगी। देखें ये पहले भी हमने देखा कि 2 वज़ीर आज़म जो हैं उनको घर भेज चुकी है सुप्रीम कोर्ट। ये पहली दफ़ा था कि नाफरमानी इस लेवल की थी और इतनी ब्रेजन थी, लेकिन घर नहीं भेजा जा सका। इन दोनों मामलात में फ़र्क सिंपली ये था कि जो तीसरी असल कुव्वत है उसका झुकाव पिछले 2 वज़ीर आज़म जो हैं उनके साथ नहीं था बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ था, और इस दफ़ा ये सिचुएशन रिवर्स थी। तो लिहाजा एक्चुअली जो है कुछ बहुत ज़्यादा बदला नहीं, और जो जिस तरह से पहले मामलात हुए थे वो उसी तरह से इस दफ़ा भी हुए और वज़ीर आज़म इस दफ़ा बच गए। तो ये टकराव जो है ना, देखें जनरली सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान का जो टकराव है उसमें जीतता वही है जिसके साथ तीसरी कुव्वत हो। आगे जो अब मुकदमे आने हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा है, इलेक्शंस बर वक्त होंगे या नहीं होंगे, सुलेमान साहब के वालिद साहब के मुकदमे जो हैं वो बेल के और मामलात साइफ़र वग़ैरह के भी सुप्रीम कोर्ट एंड अप हो सकते हैं। तो हम ये पॉलिटिकल कुछ मामला जिसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं वो हम देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट में प्रॉबली आएंगे, और वहाँ पे मेरे ख़्याल से असल में जो लाइव ट्रांसमिशन है कि कानून और इंसाफ ना सिर्फ के हो बल्कि होता हुआ नज़र आए और लोगों को पता हो कि किस तरह से किस जज ने क्या कहा और क्या दलील थी और क्या फ़ैसला हुआ, जिस हद तक के लोग समझ सकते हैं कम से कम। तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी बात होगी। एक और फ़ैसला है जो चीज़ है जिसका कि इस फ़ैसले के हवाले से इदराक है, और वो ये कि जो नैब की जो तरमीमी बिल था उसको कलअदम करने का जो अब फ़ैसला है वो अब अपील हो सकेगा। एक तासुर तो है कि जो चीज़ नवंबर में होनी थी वो नहीं हो रही है, आगे जा रही है। तो जो 90 डेज़ वाला मामला था वो तो निकल गया आगे। पॉलिटिकल लोगों से हमने बात करनी है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है, तो उनकी स्ट्रैटेजी जो वाइब यही आ रही है कि अगर उसके बाद भी कोई डिले आया तो वो तो सड़कों पर होंगे, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त पाकिस्तान भी जो मुआशी सूरत हाल है। बीइंग अ कानूनदान आप इन चीज़ों को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें ओवरलैप हुई हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर भी हुआ है, और कानून और दस्तूर की बातें हर कोई करता है लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। इसको कानूनी पहलू से आप कैसा देखते हैं? जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और हमने ऑफ लेट भी यही देखा है कि जिसकी लाठी उसकी बहस, और इसमें कोई शक नहीं है कि 90 दिन के अंदर जो सैक्रोसैंक्ट एक प्रोविज़न है आइन में, उससे कोई फ़रार नहीं है मासिवा इस चीज़ के कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दें और वो इमरजेंसी फिर जॉइंट सेशन से वैलिडेट भी हो, और उसके बाद मजलिस शूरा यानी पार्लियामान जो है वो इलेक्शंस को पोस्टपोन करे, पहले 6 माह के लिए और फिर मज़ीद 6 माह के लिए। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज तो हुई नहीं है, और ना उस तरह के कुछ हालात शुक्र है कि नज़र आते हैं। और अगर इमरजेंसी नाफिज हो भी जाए तो इस वक्त मजलिस शूरा या पार्लियामान है नहीं कि वो इस तरह से इलेक्शन को पोस्टपोन कर सके। तो लिहाजा इसकी एक ही नवीद फिर मिलती है, जो कि रिसेंटली हमने देखा कि जब इलेक्शंस को 90 दिन से आगे 14 मई तक मुलतवी किया गया, तो वजह यह बताई गई कि सिंस इट्स नॉट पॉसिबल, और क्योंकि एक कन्फ्यूजन की वजह से अगर तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं डेट दी, और इस वजह से अब हम इतने आगे आ गए हैं कि इलेक्शन स्केड्यूल पूरी तरह 90 दिन में नहीं हो सकता। तो लिहाजा I believe that the words are something to the effect कि with the least possible deviation to the 90 days। तो एक नवीद ये हमें मिलती है कि 90 दिन से इस तरह से जजमेंट के थ्रू इलेक्शन डिले किए गए। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन जो थी, उसके बाद का जो डिले है वो भी अगेन समझ आता था।
अगर सेफ बेट मैं दे सकूं तो मैं एक इलेक्शन की, अगर आप इजाज़त दें तो, डेट अनाउंस करने को तैयार हूं। और मेरे ख्याल से इलेक्शन जो है ना वो सेफली कहा जा सकता है कि February 31 को इंशाल्लाह हो जाएंगे। और तो अगर सेफ डेट देंगे, अब बाकी कोई डेट अगर है तो हो सकता है कि कानूनदान भी जो है वो सियासी लोगों की तरह खेल गए हैं काम पे इस वक्त। देखिए मेरे ख्याल से मैंने कहा सेफ डेट अगर आपको देनी है। कोई इस डार्क टनल में लाइट है? डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसा हो सकता है कि इन चीज़ों पे लोग रिलीजियसली फॉलो करें कानून को, दस्तूर को, जिसकी वो बातें करते हैं और सियासी सिस्टम में होता है? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि लाइट जलाए बगैर कोई आपको लाइट नज़र आएगी। अब ये लाइट जलाने का अमल क्या होगा? ज़िम्मा जो है वो अब जो है वो आवाम का ही है। मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं जो अपनी ही एक शतरंज की गेम में मसरूफ़ हैं, अपने सर्वाइवल के गेम में मसरूफ़ हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा मैं। खैर एक्सपेक्ट तो फिर भी करना चाहिए, ज़िम्मेदार लोग हैं। अगर आप नवाज़ शरीफ साहब को ही ले लें तो आई थिंक 40 साल का तजर्बा है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक हर तरह की सिचुएशन देख चुके हैं। आई थिंक कि मैं एक्सपेक्ट भी करूँगा और चाहूँगा भी कि वो थोड़े से बड़े स्टेट्समैन बन के यहाँ पे उभरें और कोशिश करें कि ये जो मामलात ख़राब हुए थे उनके निकाले जाने से उनको अब सुलझाने की तरफ ले जाया जाए। सबको चाहिए कि अब ठीक है, जो एक गलत हुआ था उसका अजाला और पलड़े बराबर हो जाएं और उसके बाद कोशिश करें कि वापस से कुछ आइन और लोगों के मसाइल और जमहूरियत का भी जो है तकाजा किया जाए। हैदर साहब बहुत शुक्रिया, टीम हमास को अपने वक्त दिया। बहुत अहम बातें हैदर साहब ने अपने पॉइंट्स में कही हैं और इस वक्त अब एक की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम लोगों को बैठ के जो है जो डैमेजेस हो गए हैं उनको छोड़ के आगे देखना है और आगे देखने में सबका भला होगा और सब में अवाम भी आते हैं जो कि असल स्टेक होल्डर हैं, जिनके बारे में हम इतनी बातें करते हैं लेकिन वो बेचारे फोकस से आउट हो जाते हैं, क्योंकि जब बड़े लोग लड़ते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट आवाम तक आता है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में सियासी शख्सियत से गुफ्तगू का वक्त है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा और जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत सिंध का रहा है उसमें काबीना के वजीर भी रहे हैं, तैमूर टालपुर साहब। तैमूर बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया। पाकिस्तान के बनने के बाद से अब तक जो सियासी उतार चढ़ाव हमने देखा है, आप 2023 में सियासत को पाकिस्तान के किस तरीके से देखते हैं? ये बड़े अरसे बाद हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं हुए। ये रवायत सदर जरदारी ने ख़त्म कर दी थी। ये रवायत सियासतदानों के मर्ज़ी मुताबिक नहीं थी, पर ठीक है, इनके वजूहात हैं, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू। जब इलेक्शन कमीशन ही आपको बता देता है कि भी हमारे बस में नहीं है कराना, डिलिमिटेशंस करनी है, तो ठीक है, इनकी मर्ज़ी है, पर दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेडिशन। एक अच्छी रवायत नहीं है जिसको फिर से आई होप कि कभी भी हम नहीं देखेंगे होते हुए हिस्ट्री में। PTI टूट फूट का शिकार ख़त्म हो गई। आपकी ये छोटी नई जो किंग्स पार्टीज़ बनती रहती हैं, वो एक और किंग्स पार्टी आपकी IPP की सूरत में बन के आ गई। आपकी नून लीग का एक बड़ा चंक जो उसको छोड़ के जा रहा है, शायद खकवान अपाजियन एक्सेट्रा। तो वो सारी पार्टीज़ टूट के छोटी हो गई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो इंटैक्ट बैठी है, जिसमें सिंध में आज भी शमूलियतें हो रही हैं, जिसमें पंजाब में आज भी शमूलियत, जिसमें बलूचिस्तान में भी शमूलियत हो रही है। रिसेंटली हमने देखी है जो सिचुएशन 2023 में हम सियासत में देख रहे हैं, ठीक है, एक इल्हाक शुदा मामला था 16 महीने की हुकूमत में और फिर से वही वो जो है वो दोनों तरफ से टग ऑफ वॉर शुरू हो गई हुई है। डू यू थिंक फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम इट्स हेल्दी? चले ठीक है, कंपटीशन में आप जा रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन जो हमारे यहाँ एक सिस्टम रहा है कि जब इलेक्शन होता है तो एक नया प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में और उसी में लोग जा रहे होते हैं दूसरी तरफ से, तो इसने सियासी सिस्टम को डेंट नहीं दे दिया? मैं आपने एक चेंज तो देखी, सदर जरदारी ने एक गेम चेंज आपको करके दिखाई। एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराया और डेमोक्रेटिकली गिराया। ये और किसी की बस की बात नहीं थी। अगर प्राइम मिनिस्टर बना शहबाज शरीफ तो वो भी सदर जरदारी का ही फैसला था कि क्योंकि आपके MNA ज़्यादा हैं तो आप बने। और फिर जब भी इलेक्शन आती है तो आप इलेक्शन में गर्मा गर्मी देखेंगे। इलेक्शन में हम लड़ेंगे, हम आमने सामने मुकाबला करेंगे, चोटी के मुकाबले होंगे, पर इलेक्शन के बाद फिर एक ही टेबल बैठे होंगे, क्योंकि सदर जरदारी का विजन ये है कि पॉलिटिक्स इज़ नाउ सेकेंडरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप इस मुल्क को और इस मुल्क की मईशत को वापस खड़ा करें, और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे। वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। नाउ पॉइंट टेकन। डेमोक्रेटिक फोर्सेस हमारी जो हमारी
पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आइन दस्तूर इसको समझ रही हैं या इसके तसादुम में आ गई हुई हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो दस्तूर है वो सिर्फ एक पीस ऑफ कॉपी है, उसे हम फॉलो नहीं कर रहे, ना हम कर रहे हैं ना हमारी और पॉलिटिकल इलीट या जो पॉलिटिकल इलीट भी आप लोगों को कहा जाता है नहीं कर रही है। आपकी इसके बारे में क्या राय है और ऐसा क्यों है कि दस्तूर पे कोई अमल दरामद नहीं कर रहा, ना कोई इदारा ना कोई सिस्टम? मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ आइन को आगे लेके चलें तो किसी को कोई प्रॉब्लम्स कोई इश्यूज़ होंगे नहीं। अगर हर कोई अपनी डोमेन के अंदर रहता है किसी को कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। पर यही एक अच्छी बात है कि आप कम से कम सियासतदानों को या मैं कहूँ कि एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप एक पेज पे देख रहे हैं और ज़्यादा मजबूती से साथ देखेंगे। बार बार कौन जो है वो सिर्फ दरवाज़ा खटखटाता है कि जी आएँ ग्राउंड में हमारी मदद करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये इल्ज़ाम भी सियासतदानों पर ज़्यादा लगता है। अब आपका इस पर क्या टेक है? मुझे ये पता है और आपको भी ये पता है कि एक वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने कभी भी किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। हमारे अपोनेंट्स ने लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं, हमारे अपोनेंट्स ने उनसे मदद दी है, हमें जेलों में डाला है, हमारी इलेक्शंस को मुश्किल किया है, पर हम उसको फेस करते आए और करते रहेंगे। अब जब नए इलेक्शन आ रहा है तो एक को किसी को जेल में रखना है और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, तो ये परसेप्शन भी बड़ा कॉमन है हमारे। ये तो जो पिछली हुकूमत थी मियाँ साहब की, उसमें सदर जरदारी ने बड़ा समझाया और ये बात बड़े वाजे की कि ये नैब शैब का जो इदारा है इससे किसी मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आया, इससे किसी करप्ट सियासतदान को सज़ा नहीं मिली, सिर्फ़ और सिर्फ आम ट्विस्टिंग के लिए और दूसरी पार्टीज़ को जो है जो हुकूमत में नहीं होती उनको प्रेशराइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस इदारे को बंद करना चाहिए और इसको साफ़ सुथरा करना चाहिए। पर मियाँ साहब नहीं माने, उनको अपने हिसाब किताब पूरे करने थे शायद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले मामला भी हमने बराह रास्त देखे हैं, तो जो चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि बेहतरी आ रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी तभी आएगी जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस होगी, जब इलेक्शंस होंगे और इस मुल्क के मसले मसाइल जो हैं वो आने वाली जो हुकूमत होगी वही बेहतर कर सकती है। आने जाने वाले जो मसाइल हैं वो सारे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जो नई हुकूमत आएगी वो आपके सही करेगी। कुछ चीज़ें हैं जो अभी अच्छी हुई हैं, आपने देखा गोल्ड की प्राइसेस नीचे आई, आपने देखा डॉलर कंट्रोल हुआ। ये सियासी हुकूमत के बस की बात नहीं होती। कौन स्मगलिंग को कंट्रोल कर सकता है, कौन करता है, उन्होंने किया जिनको करना चाहिए था। ये खुशी है कि उन्होंने ये इन चीज़ों पे कंट्रोल किया, पर ये दुख भी है कि इतना अरसा पहले क्यों नहीं किया। ये मैं आपसे पूछने वाला था, कर आपने जवाब दे दिया। आप मुझे बताइए, इलेक्शंस उस दिनों में तो नहीं हो रहे जो एक लिमिट थी, लिमिट ऊपर हो रही है, रिवायती तरीका फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला था उस पर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्यों नहीं आप बाहर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी मौका दें कि जी आएँ पार्टिसिपेट करें? रेमिटेंसेस तो वो भेज ही रहे हैं। मैं समझता हूँ डिजिटल सिस्टम होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। देखिए जहाँ तक बात है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की, तो मैं समझता हूँ उनको वोट करने का हक मिलना चाहिए, ये उनका राइट है। रेमिटेंस बिल्कुल अपने का दे रहे हैं तो वोट भी दे सकते हैं। पर जहाँ तक आपने बात की इलेक्ट्रल पूरा प्रोसेस चेंज करने की और वो ईवीएम वाला जो मशीन्स जो हैं ईवीएम की लाने की, वो अगर आप अभी ज़रा इस पर हमने तो बड़ा गौर से सोचा देखा, इस पर हमने स्टडी की, तो मेजॉरिटी आपकी जो है 80% दुनिया उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है। हम एक नई आजमाइश में क्यों जाएं? वो चीज़ अगर कामयाब नहीं हुई तो जो पैसा इस मुल्क का खर्च होगा इस पर, जो इन्वेस्टमेंट्स हमारी इसके ऊपर होंगी वो भी हो जाएं और कल को ये कोई ऐसा तरीक़ेकार निकले कि इसको थर्ड पार्टी इस्तेमाल करे किसी को गिराने के लिए और किसी को जिताने के लिए। मतलब जितनी जहाँ इतनी आजमाइशें हैं वहाँ एक और नहीं चाहिए। So, what do you expect कि आने वाले मामलात किस तरीके के होंगे और गोइंग फॉरवर्ड आप कैसा एक्सपेक्ट करें हमारे सियासी सिस्टम को, स्पेशली जहाँ आपने एक बात कही और बड़ी खुशाइंद है कि जी इलेक्शन में तो कांटेदार मुकाबला होगा लेकिन आप साथ बैठेंगे तो ये जो चपकलशें हैं वो आपस में सेटल हो जाएंगी और आप ही लोगों के नहीं और भी सारे सिस्टम की। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन बेहतरी के दिन हैं। नवाज़ शरीफ को आप प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह ताला अगर नंबर्स पूरे होंगे तो हम बिलावल को प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं फ्यूचर का। और लोगों की डिमांड भी है, पीपल वांट टू ट्राई समवन यंग एनर्जेटिक हु कैन बी अ गेम चेंजर। जिनको आजमा चुके उनको फिर से लोग आजमाना नहीं चाहते। और मेरे ख्याल से अगर कोई कोalition भी बनी तो उसमें आप शहबाज शरीफ को आगे देखेंगे पीपल्स पार्टी के साथ काम करते हुए। सिंध के अपने हालात देखें, आई डोंट थिंक देयर इज़
मे भी कोई ऐसी सीट जो हम हार रहे हो, मे भी कोई ऐसी सीट है। पंजाब में मेजॉरिटी जगहों पे मुकाबला होगा बड़ा कांटेदार, जिस तरह मैंने बताया कि वाहिद पार्टी पीपल्स पार्टी जो इंटैक्ट है, जहाँ लोग आ रहे हैं, बाकी सब टूट फूट का। और बलूचिस्तान में भी काफ़ी आपके पास, बलूचिस्तान में काफ़ी लोग आए हैं और काफ़ी लोग आने से उनको रोक दिया गया है। अच्छा, आई होप कि उनको भी आगे जाके इजाज़त दी जाएगी कि वो हमें हमारे टिकट्स पे अप्लाई करें। पूछ लो कौन रोक रहा है, ये आप मेरे से, ये मुझे पता ही नहीं है। चलो तैमूर भाई, बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हालात आगे आते हुए बेहतर होते हुए देख रहे हैं। लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, नून लीग से नहीं। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब के साथ काम इन फ्यूचर हो सकता है। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी, मजीद स्टेक होल्डर से बात करते हैं और उनका पॉइंट भी आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस शख्सियत से मैंने इस पूरे मामले को सम अप करना है, प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। प्लेजर मीटिंग यू आफ्टर लिटिल लॉन्ग टाइम। पाकिस्तान के सियासी हालात जिन पे आप काफ़ी वोकल हैं, मुख्तलिफ फोरम से इस पर डिस्कशन हो रही है, और 2023 में मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाके उन सारे मामलात को आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ जिन लोगों से हमने बातचीत की, पॉलिटिकल लोगों से भी और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से। आई वॉन्ट टू सम इट अप विथ यू कि आज 2023 में जहां आप रीजनल मामलात को देखते हैं, इंटरनेशनल मामलात को देखते हैं, पाकिस्तान कहाँ है आपके में? देखिए, पाकिस्तान के बारे में इस हवाले से तो किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक मिडिल पावर स्टेटस है। उन तमाम तर मसाइल और मुश्किलात का जिनका आपने ज़िक्र किया, पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात में है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ ट्रबल स्पॉट। हमारी जोग्राफ़ी ऐसी है कि हम हिस्सा बनना चाहें ना चाहें तनाज़े का, तनाज़ा हमारा हिस्सा बन जाता है, और जब वो तनाज़ा हमारा हिस्सा बन जाता है तो जिन्होंने तनाज़े खड़े किए होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन हम तनाज़े को भुगतते रहते हैं। एंगेज हम उसके अंदर मतलब हम एंगेज तो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है ना, हम तो उसे भुगतते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजीज हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ क्लैशनकोफ और ड्रग कल्चर हो। आप इस वक्त देखिए कि हमने सिर्फ ये कहा है कि जिन लोगों के पास कागजात नहीं, जो लोग इलीगली इस जमीन पर हैं वो वापस चले जाएं, जो लीगल लोग हैं उनको टच भी नहीं कर रहे। इसके बावजूद आप देखिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने कोई जुल्म कर दिया। ये वो मुल्क है जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट के हिसाब से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सब अंडर स्ट्रेस है। मतलब हम अपने लोगों को केटर कर लें तो बहुत बात है, और हमसे ये एक्सपेक्ट करना कि जी आप एक इतना बड़ा वॉल्यूम लोगों का रखें, सालों के लिए नहीं दिहाइयों के लिए, और अगर हम उसके हवाले से कोई बात करते हैं तो फिर उस पर एतराज़ात उठाए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो उसको हमेशा मिडिल पावर स्टेटस में रखेगी। फिर जो इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स है या जो जियो पॉलिटिक्स है ख़ित्ते की, वो भी पाकिस्तान में उसकी आप अहमियत को काउंटर नहीं कर सकते, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे बीजिंग हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जो सीरियस थिंकिंग रखने वाले लोग हैं वो इस बात से इनकार करेंगे दैट पाकिस्तान रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट कंट्री टू एंगेज विद। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 6th लार्जेस्ट मिलिट्री स्टैंडिंग फौज है, न्यूक्लियर पावर है, और फिर ये पोलराइजेशन ट्रांसलेट हो रही है सियासी चपखलिश के तौर पर, पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे, सोसाइटल पोलराइजेशन पे, और ये रुक नहीं रही। हमारा ख्याल था कि जी एक हुकूमत जाएगी तो जी इतने बड़े कंसेंसस से दूसरी हुकूमत आ रही है, हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे और आपको पता है हालात बेहतर नहीं हुए। अब एक मंत्रा है कि जी इलेक्शंस होंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आप मुझे बताइए कि अगर इसी सूरत हाल में इलेक्शंस हुए तो फिर किस तौर इन हालात बेहतर होंगे? एक्चुअली अगला क्वेश्चन में मेरा यही था कि डू यू एक्सपेक्ट, क्योंकि नवंबर आ गया हुआ है, एक्सपेक्टेशंस एक जमात की थी कि उस वक्त हो जाए, अब बात फेब तक चली गई हुई है, तो डू यू थिंक कि इन हालात में इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या मुआशी मामला? इलेक्शंस तो बहुत ज़रूरी, ठीक है, क्योंकि मईशत को ठीक करने के लिए भी आपको माशी कंसेंसस चाहिए होता है। हमारे यहाँ एक मसला जो हमारी माशी
मसले का, वो ये भी है, वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी है। एक कोई पॉलिसी बनाता है, दूसरा आके कहता है कि उसको सियासी फैज़ मिल जाएगा। तो मैं इस पॉलिसी को बिल्कुल, मैं बगैर नाम लिए आपसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ, पर ये हमारा वतीरा तरीका है। हम ये नहीं सोचते कि जो आम आदमी सड़क पर है उसके लिए क्या बेहतर है। हम ये सोचते हैं कि इससे इसको सियासी फ़ायदा हो जाएगा, PMLN को सियासी फ़ायदा हो जाएगा, पीपल्स पार्टी को सियासी फ़ायदा हो जाएगा, PTI को सियासी फ़ायदा हो जाएगा। तो हम इस सूरत हाल को आगे लेके नहीं चल सकते। आई थिंक दैट नीड्स टू एंड। वी नीड टू हैव प्रो पीपल पैराडाइम्स। और इसीलिए आप देखिए कि बड़ी सीरियस आवाज़ें उठ रही हैं कि कोई शायद चौथी, 3 बड़ी है ना, तो कहा जा रहा है कि चौथी सियासी जमात जो आए, तो हमें मिफ्ता साहब और खाकान अब्बासी साहब और एक और उनके साथ दिस गाय हु सेज कि खोकर साहब, जी मुस्तफ़ा खोकर, वो कहते हैं जी री इमेजिन पाकिस्तान। ओके, मतलब अब पहले नया पाकिस्तान हुआ, अब री इमेजिन पाकिस्तान होगा। इस पूरी सूरत हाल में जो अवाम है पाकिस्तान की, वो बहुत सफ़र कर रही है। वो रेडी भी नहीं है अब किसी नए तजर्बे के लिए। नहीं, कौन, मुझे नहीं पता कि तजर्बा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो ये जमातें नहीं कर सकी वो एक और जमात करेगी, या अवाम को ये एक और लॉलीपॉप देने की कोशिश है। माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जमहूरियत ही तकरीबन मजाक बन गई। और साउथ, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया में कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में क्या करप्शन नहीं है? उनकी आधी कैबिनेट इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स, अल्लाह माफ करे। करप्शन भी है, उनके यहाँ दूसरे मसाइल भी हैं, एथनिसिटी भी है, बट एक कंसेंसस है। और वो कंसेंसस ये है कि हम प्रो रियासत रहेंगे। अब या हुकूमत को चलाने के लिए जब रियासत को उधेड़ा जाता है ना, वो नुकसान अब इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि मैं, और फिर उसकी कीमत मैं और आप अदा कर। और इस वक्त ये सिचुएशन है कि आवाम जिस भंवर में फंसी हुई है, ठीक है, उनको मुआशी मामलात का ज़्यादा फिक्र है। अब वो ये भी कहते हैं कि जी इस्तेकाम पार्टी के हवाले से हमने पूछा, मियाँ साहब के अराइवल के हवाले से उनसे पूछा, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, कहते हैं हमें कोई नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमें सस्ते रेट्स पे मिल जाए। जब किसी को ये फैसला करना पड़े ना कि वो मकान का किराया देगा या बच्चे को स्कूल भेजेगा, बिजली का किराया देगा या बेटी को स्कूल भेजेगा, तो फिर वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपकी पावर पॉलिटिक्स में। Agreed. क्योंकि ये जो आप अपनी हसूल कुर्सी के लिए पूरी कौम को दाव पे लगाए हुए, कभी कभी तो मुझे लगता है रियासत को दाव पे लगाया हुआ है, ये पार्टी अब चल नहीं सकती। नून लीग की तरफ से मैं शहबाज शरीफ साहब का एक पोस्ट सुन रहा था कि जी हमने रियासत को बचाया, तो आप समझते हैं कि रियासत बच गई भी है? एक बात सुनिए कि आज तक आकर किसने कहा है कि हमने रियासत को डुबोया है? किसी ने आपसे कहा है कि हमने आके रियासत को डुबोया है? आप पीपल्स पार्टी का नैरेटिव सुन लें, आप PTI का नैरेटिव सुन लें, आप PMLN का नैरेटिव सुन लें, ये सब, इन सब ने तो अपना सब कुछ दाव पे लगा के इस रियासत को बचाया है, पर ये रियासत आज कहाँ खड़ी है? मेरे बच्चे 23 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, मुझे और आपको नींद कैसे आती है? ये पाकिस्तान का कल है। मैं बहुत सख्त बात कहने जा रही हूँ आपसे, ये जब आपसे कोई बच्चा आपकी गाड़ी पे आकर भीख मांगता है ना, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपसे भीख मांगता है। जो बातें आप हमें 70 साल से सुना रहे हैं, आप एक दफ़ा फिर वो बातें हमें सुना के कहते हैं मेरे जलसे में आओ, मुझे बताओ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ताकि मैं औरों को बताऊं कि मैं बहुत बड़ा हूं और फिर मैं ताकत हासिल करूं, और फिर मुझे मौका दो तो मैं ये कर दूंगा। हालांकि मौके सबको मिल चुके हैं। आप मुझे बताएं मैं क्यों मौका दूं? क्या किया इन हुकूमतों ने मेरे लिए? क्या मेरा हर बच्चा स्कूल में है? क्या मेरी हर माँ को सेफ जचगी मिल रही है? क्या मेरा न्यू बॉर्न बच्चा फुल्ली वैक्सीनेटेड है? क्या जो पॉपुलेशन कंट्रोल का इतना क्रिटिकल मामला है जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसके हवाले से ये बातें तो आपके जलसों में की ही नहीं जाती। आप लोगों को सुनते हैं लोग, आपको लोग फॉलो करते हैं। मुझे किस वक्त होप होती है? किस वक्त? मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे सिर्फ उस वक्त होप होती है जब मैं सुबह क्लासरूम में जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इतना बच्चा बैठा है ना, ये शायद पाकिस्तान को संभाल ले। मैं एक्चुअली अब बच्चों से ये कहने लगी हूँ कि वी एज अ जनरेशन हैव फेल्ड। अब तुम्हारे हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तुम पाकिस्तान का कल नहीं हो, तुम पाकिस्तान का आज हो। लेकिन ये बच्चे भी इस वक्त इतने होपलेस हैं, ये तो इनमें जो बेहतरीन बच्चे हैं उनको they've been sucked up। उनको आप यकीन करें 3-3 हफ्ते में इमिग्रेशंस मिल रही हैं और लोग इन्हें यहाँ से ले जा रहे हैं। मैं चूँकि आपके एजुकेशन वाले एस्पेक्ट से एक चीज़ पूछना चाह रहा था, और जिस पर मैंने बात भी की और बड़ा लोगों से डिस्कस किया है, चूँकि खुद मैंने भी पढ़ा है यूनिवर्सिटीज़ में, आई नो
even single बच्चा wants to work here. मतलब मैं one thing that I say about this university, जो हमारा विजन है, वो हमारा विजन ये है कि हमें जॉब सीकर्स बनाने ही नहीं, हमें जॉब क्रिएटर्स बनाने, हमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल सिखानी है। हम बच्चे को ये नहीं कहना चाहते कि अच्छा सा CV लिखो और नौकरी मांगो। मैं अपने बच्चे से ये कहना चाहती हूँ कि तुम बैठो और 10 को नौकरी दो, काम करो। जितनी नौकरी है मार्केट में और जितना बच्चा आप ग्रेजुएट करके बाहर निकाल रहे हैं, आप स्टैटिस्टिक्स मैच कर रहे हैं, उतने नौकरियां हैं ही नहीं। ठीक हो गया, बिल्कुल इत्तेफाक। I mean, there are some structural changes that need to be done. For example, public-private partnership is your only way forward to revamp education in Pakistan. तो 2023 के इन हालात में क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, where we are going, और वे फॉरवर्ड क्या है जिन पे? मेरे ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे वे फॉरवर्ड यही है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो आईन है पाकिस्तान, जो पीरियोडिकल नहीं है, जो फालतू किताब नहीं है, ये इस मुल्क का आईन है, दस्तूर है, उसको सामने रखते हुए, उसकी इज्जत करते हुए आप वो करें जो करना है। और वो ये कहता है कि यहाँ पर द सोवरेनिटी आफ्टर अल्लाह लाइज विद द पीपल। देखिए कुछ भी है, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू गो टू द पीपल। और फिर अगर आप ये जो आप कहते हैं ना, जो मुश्किल फैसले ये जमहूरी हुकूमतें क्यों करेंगी, कैसे करेंगी? जमहूरी हुकूमतें हैं ही नहीं, इनके पास लोगों का मैंडेट है ही नहीं। अगर इनके पास लोगों का मैंडेट हो, ये लोगों को कॉन्फिडेंस में लें, तो लोग, हम सबसे ज़्यादा ज़कात देते हैं पर हम टैक्स नहीं देते, क्योंकि मैं भी टैक्स देती हूँ। ये मेरी, आप तशरीफ़ लाएँ मेरी यूनिवर्सिटी, मुझे 2 साल हो गए इदारों के पीछे भागते भागते कि भाई बच्चे आते हैं मेरी सड़क बना दो। बाय द टाइम मैं बातचीत ख़त्म करती हूँ, बंदा ही हट जाता है वहाँ से। मैं आपसे बिल्कुल अपना और ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये एक छोटी सी मिसाल है। मैं किसी से बात करती हूँ तो अब वो बंदा ही चला गया। होप्स हैं? बिल्कुल उम्मीद है, बच्चे उम्मीद है, वही हमारा कल है, एंड वी नीड टू इन्वेस्ट इन देम। मेरे लिए तो उम्मीद ही सिर्फ यूथ ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी अहम बातें इस आज के प्रोग्राम के अख्ताम में हमने आपके सामने रखी हैं। जो भी ये सोच रहे हैं कि बंद कमरों में फ़ैसला हो जाएगा, अब वक्त निकल चुका है, तारीख़ अपने आप को दोहरा चुकी है और सब ने देख लिया, सब समझ गए हैं कि इस तरह से मामला आगे नहीं चलेंगे। आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अब हमें चीज़ें करनी होंगी, तो ही हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और जो अहम बात कि अब जो हमारी अगली जनरेशन है उस पर हमें इन्वेस्ट करना है, जो यूथ है, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। अब तक जो हो गया सो हो गया, अगर हमें अब भी नई शुरुआत करनी तो मैं नहीं समझता कि वक्त निकल गया। दो के हालात हमारे हाथ से निकल ज़रूर सके हैं, लेकिन अब हम कुछ खुद बेहतर कर सकते हैं और हमें करना होगा। आज के हम आवाज़ के प्रोग्राम से जुनैद खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।